हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे आज की इस वीडियो में। हम लोग पढ़ रहे थे सिंधु सभ्यता के बारे में। हम लोग सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ रहे थे। इसके बारे में हम लोगों ने कुछ पिछले वीडियो में पढ़ा भी था कि सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के चारों दिशाओं के बारे में और सिंधु सभ्यता में मिली कुछ अवशेषों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। इसे हम लोग पढ़ ही रहे थे। इसमें हम लोगों ने इसके सिंधु सभ्यता के 2-3 प्रमुख शहरों के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चंद्रहुदड़ो। इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और इसमें जो कुछ अवशेष हमें मिले हैं सिंधु सभ्यता के, उस समय के कालखंड के पुरातात्विक अवशेष जो हमें मिले हैं, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग देखते हैं सिंधु सभ्यता के कुछ और प्रमुख शहरें और उनके वहाँ से मिले हुए अवशेषों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सिंधु सभ्यता से एक और प्रमुख शहर मिला है जो कि है रोपर, जो कि पंजाब में है, सतलज नदी के किनारे। पंजाब में एक जगह है रोपर जो कि सतलज नदी के किनारे है। ठीक है, इसकी जो खोज हुई थी यह 1953 में यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। रोपर की खोज 1953 में यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। अब देखिए यहाँ से हमें क्या मिले हैं उसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ से देखिए हमको मिला है क्या कि मानव और उसके पालतू जानवरों के सब। यहाँ पर एक ऐसा कब्रगाह मिला है, कई ऐसे कब्रगाह मिले हैं जहाँ की मानव के साथ उनके पालतू जानवरों को, जैसे कुत्ता को दफनाया गया था। मानव और उसके साथ में ही उसके पालतू जानवरों को दफनाया गया था। तो ये जो साक्ष्य मिले हैं हमको रोपर से मिले हैं, जो कि पंजाब में है। कई सारे ऐसे कब्रगाह मिले हैं जहाँ से मानव को उसके पालतू जानवरों के साथ, जैसे मान लीजिए किसी की मृत्यु हो गई तो कुछ पालतू जानवर, कुत्ते ऐसे होते हैं कि आपकी मृत्यु के बाद भी कुत्ते भी रोने लगते हैं। तो इस तरह कुत्ते को इन लोगों ने पालतू बनाया। उस समय प्रमुख था कुत्ता, इन लोगों का पालतू जानवर था, कुत्ते को ये लोग पालते थे। तो इनके साथ कुत्ते को भी दफनाए जाने के अवशेष हमें मिले हैं। अब याद कीजिए, ऐसा ही एक अवशेष हमें नवपाषाण काल में भी मिला था। ऐसा ही मानव और उसके पालतू जानवरों के अवशेष को दफनाने का जो अवशेष मिला था, ये एक हमको नवपाषाण काल में भी मिला था। तो कहाँ से मिला था? तो कश्मीर के बुर्ज होम से, जहाँ से हमें गर्तावास मिला था, उसी गर्त में मानव और उसके पालतू जानवरों को दफनाने के भी अवशेष मिले थे। कहाँ से? तो नवपाषाण काल में जम्मू कश्मीर से गर्तावास, जो कि बुर्ज होम में है जम्मू कश्मीर में, तो नवपाषाण काल में वो इसे साक्ष्य मिले थे। और एक हमको यहाँ रोपर में मिला है जो कि सिंधु सभ्यता का एक नगर है। इसमें मिला है मानव और उसके पालतू जानवरों को एक साथ दफनाने के जो साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, ये जो है रोपर पंजाब में सतलज नदी के किनारे है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद एक शहर है बनवाली। ये जो शहर है यह है हरियाणा में। बनवाली जो है यह शहर है हरियाणा में। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इसकी जो खोज की थी वह रविंद्र सिंह ने की थी। बनवाली नगर की जो खोज की थी वह रविंद्र सिंह ने की थी, जो कि हरियाणा में है। अब ये रंगोई नदी के किनारे है। हरियाणा में एक नदी है रंगोई नदी, उसके किनारे है बनवाली। अब यहाँ से क्या मिला है? तो मिला है सोख्ता। अब ये सोख्ता क्या है? तो बनवाली में कोई व्यवस्थित ढंग से, अब देखिए यहाँ पर देखने में लग रहा है कि बनवाली, हमें सारा चीज़ यहाँ पर बढ़िया से बना के रखा गया होगा, लेकिन यहाँ यह एक ग्रामीण बस्ती के टाइप में था। ग्रामीण बस्ती भी नहीं कह सकते हैं, अर्ध शहरी कह सकते हैं। यहाँ से क्या मिला है? तो सोख्ता मिला है। यहाँ पर जो है नालियों के अवशेष एक भी नहीं मिले हैं, एक भी नाली नहीं मिले हैं। और यहाँ जो है सड़कें, टेढ़ी मेढ़ी सड़कें मिली है। मतलब सड़कों का कोई एक सिक्वल नहीं है कि किस दिशा में कौन सी सड़क जाएगी। यह सड़क कहाँ से, मान लीजिए ये सड़क जा रही है, ये अब यहाँ से इधर घूम जाएगी, किधर घूम जाएगी, या इधर घूम जाएगी, किधर चली जाएगी, इस सड़क का कोई मतलब गारंटी नहीं है। तो यहाँ जो सड़कें मिली है वह टेढ़ी मेढ़ी मिली हैं। और यहाँ एक भी नाला नहीं मिला है, नाले एक भी नहीं मिले हैं। इसलिए अब जहाँ पानी निकालने के लिए नाले की व्यवस्था नहीं होती है, तो वहाँ लोग सोख्ता बना लेते हैं। तो यहाँ सोख्ता मिला है हमें, बनवाली से सोख्ता मिला है। और यहाँ की जो सड़कें थी वह सड़कें टेढ़ी मेढ़ी मिली हैं बनवाली से।
इसकी खोज रविंद्र सिंह ने की थी, जो कि हरियाणा में है, रंगोई नदी के किनारे। अब आगे देखते हैं, एक जगह मिला है कालीबंगा, एक जगह मिला है कालीबंगा। इसका मतलब होता है काली चूड़ियाँ। कालीबंगा का मतलब होता है काली चूड़ियाँ। अब जब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि चूड़ियाँ, तो यहाँ से हमें चूड़ी के अवशेष मिले ही होंगे, चूड़ी के अवशेष मिले होंगे। अब देखिए, इसकी जो खोज की थी वह बीबी लाल और बीके थापर ने की थी। कालीबंगा की खोज बीबी लाल और बीके थापर ने की थी, जो कि राजस्थान में है। कालीबंगा जो कि राजस्थान में है, इसकी खोज बीबी लाल और बीके थापर ने की थी। यह राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे स्थित है कालीबंगा। अब देखिए, यहाँ से का नाम से ही इसके पता चल रहा है कि काली चूड़ियाँ, इसके नाम का ही अर्थ है काली चूड़ियाँ, यानी यहाँ से हमें चूड़ियों के अवशेष मिले होंगे। तो यहाँ से हमें चूड़ी मिले हैं। उसके बाद क्या मिले हैं, तो अलंकृत ईंट मिले हैं, यानी सजाए हुए ईंट। ईंटों पर चित्रकारी की हुई, फूल पत्ते इस तरह की कुछ चित्रकारी किए हुए ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से, कालीबंगा से। याद कीजिए, एक और शहर था जहाँ से हमें अलंकृत ईंट यानी सजाए हुए ईंट मिले हैं, तो चनहुद्रो से मिले थे हमें अलंकृत ईंट, और दूसरा कालीबंगा से मिला है हमें अलंकृत ईंट। और यहाँ पर एक चीज और मिला है कि जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि खेत जो जोता गया था उसके साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। और क्या, तो हल मिले हैं, खेत जब जोता जाएगा तो हल तो होगा ही, तो हल मिले हैं कालीबंगा से। और एक चीज मिला है कि हवन कुंड मिला है वहाँ से, यानी कि उस समय लोग पूजा पाठ में भी ध्यान देते थे, पूजा पाठ का भी प्रचलन था, वहाँ के लोग भक्ति भी करते थे, यानी हवन भी किया करते थे। तो हवन कुंड वहाँ से एक मिला है। कहाँ से, तो कालीबंगा से। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, कालीबंगा से की खोज किसने की थी, तो बीबी लाल और बीके थापर ने की थी। कालीबंगा है कहाँ पर, तो राजस्थान के घग्गर नदी के किनारे, राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे। यहाँ से जो अवशेष मिले हैं, तो हमें सजाए हुए अलंकृत ईंट यानी सजाए हुए चित्रकारी किए हुए ईंट, चूड़ियाँ मिली हैं, जुते हुए खेत मिले हैं, हल के साक्ष्य मिले हैं, और हवन कुंड मिले हैं। कहाँ से, कालीबंगा से। उसके बाद एक शहर है धौलावीरा, एक शहर है धौलावीरा, ये भी गुजरात में ही है। ये जो धौलावीरा है ये गुजरात में है, ठीक है। अब देखिए, इसकी जो खोज की थी, इसकी खोज भी रविंद्र सिंह बिष्ट ने ही की थी। धौलावीरा की जो खोज की थी वह रविंद्र सिंह बिष्ट ने ही की थी। दोनों एक ही हैं, बनवाली में जो रविंद्र सिंह है वही यहाँ भी है रविंद्र सिंह। दोनों जगह की खोज इन्होंने ही की थी, रविंद्र सिंह बिष्ट ने। धौलावीरा जो कि गुजरात में, यहाँ से कुछ विशेष अवशेष नहीं मिले हैं जो सामान्य रूप से सब जगह से मिले हैं, उसी तरह के अवशेष मिले हैं। ये एक प्रमुख शहर था जो कि गुजरात में है, ठीक है। उसके बाद देखिए, एक शहर मिला है सुरकोटदा, एक शहर है सुरकोटदा, ये भी गुजरात में ही है। सुरकोटदा जो कि गुजरात में ही, हमने पिछले वीडियो में ही पढ़ा था कि सबसे अधिक शहर जो मिले हैं वो हमें गुजरात से ही मिले हैं। सबसे अधिक जो शहर मिले हैं वे हमें गुजरात से ही प्राप्त हुए हैं। 200 से अधिक शहर गुजरात में ही मिले थे। तो एक शहर था सुरकोटदा जो कि हमें गुजरात से मिला है। यहाँ पर हमें कलश समाधान के साक्ष्य मिले हैं। कलश समाधान यानी कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर यानी मर जाने पर उसे कलश में डाल करके तब उसे दफनाया जाता था। मान लीजिए एक बड़ा सा कलश ले लिए, आदमी के मरने के बाद एक बड़ा सा कलश ले लिए, उस कलश में उसे डाल करके तब उसे दफनाया जाता। तो हमें कलश समाधान के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं सुरकोटदा से। और क्या मिले हैं, तो घोड़े के हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। और हमें क्या मिले हैं, तो घोड़े के हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से, तो सुरकोटदा से। अब देखिए, एक सुरकोटदा और एक लोथल, यही दो ऐसा जगह था, यही दो ऐसे शहर थे जहां से हमें घोड़े के हड्डियों के साक्ष्य मिले, घोड़े के साक्ष्य मिले हैं। अन्य पूरे सिंधु सभ्यता में और पूरे कई 300 से अधिक शहर हैं और कहीं भी हमें इसमें घोड़े के अवशेष नहीं प्राप्त हुए, लेकिन एक सुरकोटदा और एक लोथल, ये दो शहर था। इस दोनों शहर से हमें घोड़े के अवशेष मिले हैं, उनके हड्डियों के अवशेष मिले हैं, ठीक है। तो सुरकोटदा जो कि गुजरात में है मिला है, वहाँ पर कलश समाधान और घोड़े के हड्डियों के अवशेष हमें मिले हैं।
हाथी की खोपड़ी कहाँ मिली थी? तो हाथी की खोपड़ी मिली थी हमें हड़प्पा में, हाथी की खोपड़ी हड़प्पा में, लेकिन घोड़े की हड्डी सुरकोटदा और लोथल में। ठीक है, ये हो गया सुरकोटदा। अब देखिए लोथल शहर है, ये जो लोथल है ये भी गुजरात में ही मिला है। लोथल जो है यह भी गुजरात में ही मिला है। यहाँ ये जो है लोथल, ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह था, यानी कि यहाँ से विदेशी व्यापार हुआ, विदेशी व्यापार के साक्ष्य हमें देखने को मिले हैं। क्योंकि यह लोथल गुजरात में था और यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह था, सबसे बड़ा बंदरगाह, जहाँ से कि किसी अन्य देशों के साथ इसका सिंधु सभ्यता का व्यापारिक संबंध होने का साक्ष्य हमें मिलता है। तो अब सिर्फ एक बंदरगाह होने से हम कैसे मान लें कि हमें व्यापार चलता होगा किसी अन्य देश के भी साथ? तो देखिए यहाँ से हमको एक फारस का मुहर मिला है। लोथल से हमें फारस की में जो सभ्यता थी, फारस की सभ्यता, उस सभ्यता का एक मुहर मिला है। और सिंधु सभ्यता की जो मुहर थी वह हमें फारस में देखने को मिली है। फारस की मुहर हमें सिंधु सभ्यता के लोथल में देखने को मिली है और सिंधु सभ्यता का जो मुहर है वह हमें फारस में देखने को मिली है। इससे यह अनुमान लगाया गया है कि वहाँ के लोग यहाँ व्यापार करने के लिए आते थे और यहाँ के लोग वहाँ व्यापार करने के लिए जाते थे, यानी दोनों के बीच व्यापारिक संबंध स्थापित होगा, दोनों के बीच व्यापार चलता था। इस बात के साक्ष्य हमें मिले हैं, जिसमें कि हमें फारस की मोहर से यह अनुमान लगाया गया है कि इन दोनों देशों के बीच या अन्य किसी देशों के साथ भी हो सकता है। केवल फारस के साथ ही नहीं, हमें तो सिर्फ फारस की ही मुहर मिली है, लेकिन उस समय अन्य सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता, फारस की सभ्यता, चीन की में पीली नदी की सभ्यता, कई सभ्यताएं थी। तो उन सब सभ्यताओं के साथ, उन सभी के साथ भी इनके व्यापारिक संबंध हो सकते हैं, ऐसा साक्ष्य हमें मिला है। ठीक है, अब उसके बाद क्या मिला है? तो यहाँ से युगल समाधान देखने को मिला है। युगल समाधान यानी कि दो शवों को एक साथ दफनाने का। जैसा कि हम लोग सती प्रथा में देखते थे कि यदि पति की मृत्यु हो जाए तो पत्नी को भी साथ में जला दिया जाता था, तो उसी तरह के हमें यहाँ पर साक्ष्य देखने को मिले हैं, जिससे यहाँ अनुमान लगाया जाता है कि हो सकता है कि यहाँ भी सती प्रथा के जैसी कोई प्रथा चल रही हो, लोथल में भी सती प्रथा के जैसी ही कुछ प्रथा चल रही हो, जिसके तहत युगल समाधान हमें देखने को मिला है। और यह एक अंदाजा लगाया गया है, चूंकि युगल समाधान जो है बहुत सारे ऐसे कब्र नहीं मिले हैं, बल्कि यह बहुत कम मात्रा में 2, 4, 5, 6 इस हिसाब से ही मिले हैं। अधिक मात्रा में ये युगल समाधान नहीं मिले हैं, ये कुछ ही मिले हैं। तो इससे यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि हो सकता है कि दोनों की मृत्यु एक साथ ही हो गई होगी, इसलिए दफनाया गया है। या हो सकता है कि इस समय सती प्रथा का प्रचलन हो, तो ऐसे सती प्रथा के जैसी कोई प्रथा का प्रचलन हो, तो ऐसा अनुमान लगाया गया है कि इस समय में हो सकता है कि सती प्रथा की जैसी भी कोई प्रथा यहाँ भी इस सभ्यता में भी चल रही हो, जिसके तहत हमें युगल समाधान देखने को मिला है। और उसके बाद क्या हुआ है? तो यहाँ के जो घर के दरवाजे थे वे सड़क की ओर खुलते थे। केवल और केवल लोथल ही एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ पर घरों के दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे। बाकी जितने भी शहर देखने को मिले हैं उन सभी शहरों में घरों के जो दरवाजे थे वह पीछे की ओर खुले हुए मिले हैं। जैसे देखिए ये सड़क जा रहा है और यहाँ पर बहुत सारे लोगों का घर है। इस तरह से हो सकता है दोनों साइड घर हैं। तो यहाँ जो है जितने भी यहाँ पर सभ्यता में जितने भी शहर देखने को मिले हैं उन सभी जगहों पर या तो घर के दरवाजे जो है पीछे की ओर खुला करते थे या इस साइड खुला करते थे। यहाँ मुख्य सड़क की ओर किसी के भी दरवाजे नहीं खुले हुए थे। सभी के दरवाजे या तो इस साइड खुलेंगे या इस साइड खुले हुए मिले हैं, पीछे की ओर मिले हैं या साइड की ओर मिले हैं, इस तरह के मिले हैं। लेकिन लोथल ही एकमात्र ऐसा जगह है जिसके घरों के दरवाजे सड़क की ओर खुले हुए मिले हैं।
लोथल ही एकमात्र ऐसा शहर है जिसके घरों के दरवाजे सड़क की ओर खुले हुए मिले हैं। बाकी अन्य जितने भी शहर देखने को मिले हैं उन सभी में घरों के दरवाजे या तो पीछे की ओर खुलते थे या साइड की ओर खुलते थे। इससे यह अनुमान लगाया गया है कि इस समय के लोगों में इस समय के लोग शिक्षित, इस समय के लोगों में विचार था, मतलब व्यवहार था कि हो सकता है अगर हम इधर सड़क के दरवाजे, घर के दरवाजे खोलेंगे, अगर बच्चे खेलने के लिए निकले और इधर से कोई बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी, कोई भी गाड़ी, उस समय तो बैलगाड़ी का ही प्रचलन था, उस समय तो ये मोटर गाड़ियाँ तो थी नहीं, तो हो सकता है कि बच्चों को चोट लग सकती है या बैल भड़क जाए तो बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए घरों के जो दरवाजे हैं वह पीछे की ओर खुले हुए मिले हैं ताकि सड़क खाली रहे बैलगाड़ी को जाने के लिए, ठीक है। लेकिन लोथल जो शहर मिला है, लोथल में घरों के दरवाजे जो हैं सड़क की ओर ही खुले मिले हैं, क्योंकि ये जो लोथल है यह एक व्यापारिक केंद्र था। लोथल जो है एक व्यापारिक केंद्र था, क्योंकि यहाँ हमें देखने को मिले हैं कि बंदरगाह थे और यहाँ पर फारस की मोहर यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यहाँ पर चलता था, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार चलता था, यहाँ बंदरगाह थे। तो गाड़ियों को इधर उतरने में असुविधा हो सकती है, इस कारण लोगों ने अपने घरों के दरवाजे सड़क की ओर खोले ताकि सामान लोड करने में सुविधा हो। इसलिए यहाँ के लोग घरों के दरवाजे जो हैं मुख्य सड़क की ओर खुला करते थे। ये लोथल बहुत ही बड़ा व्यापार, सिंधु सभ्यता का एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था। व्यापारिक केंद्र यानी कि जहाँ से व्यापार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अधिक होता हो उसे व्यापारिक केंद्र कहा जाता है। तो यहाँ से राष्ट्रीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के भी हमें साक्ष्य देखने को मिले ही हैं। उसके बाद देखिए एक रंगपुर मिला है। रंगपुर जो है ये भी गुजरात से ही देखने को मिला, गुजरात में ही मिला है रंगपुर, जो कि गुजरात में ही है। यहाँ से हमें धान की भूसी मिली है, यानी कि हो सके यहाँ धान भी होगा, धान की भूसी मिले यानी धान से चावल को अलग किया गया होगा। तो यहाँ से हमें चावल के साक्ष्य यानी धान की भूसी देखने को मिली है रंगपुर से। तो ये था हम लोगों का कुछ प्रमुख शहर जो सिंधु सभ्यता के बारे में थे। शहर तो वैसे 300 से अधिक शहर देखने को मिले, लेकिन कुछ वैसे प्रमुख शहर को हम लोगों ने देख लिया जिससे कि हमको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे अधिक से आप लोग जितना हमने आपको बताया है, इससे अधिक आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे सिंधु सभ्यता से, ठीक है। तो ये था हम लोगों का कुछ सिंधु सभ्यता के प्रमुख शहरों के बारे में देख लिया। अब देखिए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं कुछ। तो यहाँ सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा जो स्थल था वो स्थल था राखी गढ़ी, जो कि हरियाणा में है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो था वह था राखी गढ़ी, जो कि हरियाणा में है। लेकिन सबसे बड़ा शहर जो था वह था मोहनजोदड़ो। अब देखिए स्थल और शहर दोनों में अंतर होता है। स्थल होता है जिसका क्षेत्र बड़ा हो, यानी भूमि जिसका कि क्षेत्र बड़ा हो, और शहर का मतलब होता है जहाँ लोगों का आना जाना अधिक हो, जहाँ से व्यापारिक गतिविधियाँ अधिक हो रही हो, इस तरह का जो केंद्र होता है उसे शहर कहते हैं। जैसे अभी वर्तमान में देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान जो है, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा शहर है, मतलब सबसे बड़ा स्थल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा स्थल है, भारत में सबसे बड़ा शहर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। लेकिन शहर के रूप में अगर देखेंगे तो भी दिल्ली, महाराष्ट्र, बेंगलोर ये सब क्या है, तो भी शहर के रूप में है। ये सब सबसे बड़े शहर में है। सबसे बड़े शहर में अभी दिल्ली, महाराष्ट्र, बेंगलोर ये सब अभी सबसे बड़े शहरों में आ जाएंगे। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे यानी भूमि जिसका बड़ा है उस हिसाब से देखेंगे तो राजस्थान सबसे बड़ा शहर में आ जाएगा, सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा। इसीलिए इसमें कहा गया स्थल और शहर दो अलग चीजें हैं। तो सबसे बड़ा स्थल जो था यानी सबसे अधिक दूरी में जो फैला हुआ शहर था वह था राखी गढ़ी। सबसे अधिक दूरी में जो फैला हुआ शहर था वह था राखी गढ़ी, जो कि हरियाणा में है।
लेकिन सबसे अधिक व्यस्त जो शहर था, सबसे व्यस्त शहर जहाँ सबसे अधिक व्यापारिक गतिविधियाँ होती हों, वैसा जो सबसे बड़ा शहर था वो शहर था मोहनजोदड़ो। ठीक है। इसके बाद देखिए माप तौल का जो ये लोग उपयोग करते थे, माप तौलने में या नापने में, इसमें जो उपयोग करते थे, तो इनके जो अनुपात था वह 16 के अनुपात में ये लोग माप तौल का काम करते थे। जैसे अभी हम लोग किलो के हिसाब से करते हैं ना कि 1 किलो 2 किलो, उस तरह से इन लोगों का जो अनुपात था वह 16 के अनुपात में था, या मतलब 16 केजी के बराबर था इनका माप तौल का जो अनुपात था। उसके बाद देखिए यातायात के लिए ये लोग बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग किया करते थे। उस समय तो मोटर गाड़ियाँ थी नहीं, उस समय यातायात के लिए बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का ही उपयोग किया जाता था सिंधु सभ्यता में। इसकी जो लिपि थी, सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी, लिखने की कला, वह थी भाव चित्रात्मक। इनकी जो लिपि थी वह थी भाव चित्रात्मक। देखिए भाव चित्रात्मक क्या होता है, छोटे बच्चों का आप किताब देखे होंगे, छोटे बच्चों का जो किताब होता है उसमें लिखा रहता है ए फॉर एप्पल, तो ऊपर में सेब का देखिएगा चित्र बनाया हुआ रहता है। बी फॉर बॉल लिखा रहता है तो ऊपर में देखिएगा गेंद का चित्र बनाया हुआ रहता है। सी से कैट होता है तो ऊपर में देखिएगा बिल्ली का चित्र बनाया हुआ रहता है। यानी कि उसको दिखा करके समझाना कि देखिए यही होता है एप्पल, यही है बॉल और यही है बिल्ली कैट। तो इस तरह की जो लिपि होती है उसे हम लोग कहते हैं भाव चित्रात्मक, जिसमें हमने जो बोला है उसका भाव भी प्रकट होता है। तो इनकी जो लिपि थी इसी तरह की थी, भाव चित्रात्मक। ठीक है। तो हम लोगों ने आज सिंधु सभ्यता के बारे में, ये हमारा सिंधु सभ्यता का जो चैप्टर है वह आज कंप्लीट हो गया है। तो सिंधु सभ्यता में जो भी हमने बताया है इससे अधिक आप लोगों को क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, तो इसलिए जो जरूरी का था वो हमने आपको बता दिया। अब सिंधु सभ्यता हमारा समाप्त हो गया। ये था आदि ऐतिहासिक काल में हम लोग पढ़ रहे थे। अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे वह आदि ऐतिहासिक काल में हम लोग पढ़ रहे थे। अब जो हम लोग का जो अगला शुरू होगा वह होगा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल से अब हम लोग देखेंगे, इसमें हम लोग कहाँ से देखेंगे, तो वैदिक सभ्यता से लेकर के आगे मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और समकालीन भारत जो भी है, ये सब अब हम लोग इस काल में देखेंगे। तो इसमें जो है हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे, इसके जो साक्ष्य हमें मिले हैं पुरातात्विक और लिखित दोनों आधार पर हमें साक्ष्य देखने को मिले हैं ऐतिहासिक काल के। और पुरातात्विक को तो हमें पढ़ना ही है और लिखित भी साक्ष्य जो मिले हैं वो भी हम लोग पढ़ सकते हैं। ऐसा लिखा गया है कि जो हम लोग पढ़ सकते हैं, तो हम इसे पुरातात्विक और लिखित दोनों आधार पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे पुरातात्विक आधार पर। ठीक है। सबसे पहले ऐतिहासिक काल को हम लोग पढ़ना पुरातात्विक आधार पर स्टार्ट करेंगे, जो कि अगले वीडियो में अब हम लोग इसे स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह सिंधु सभ्यता पूरा समझ में आया होगा। सिंधु सभ्यता का यह वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। इसमें अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो, कहीं कोई परेशानी हो, तो आप लोग हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि किस चीज़ को आपको समझने में परेशानी हुई है, तो उस चीज़ को हम आपको और बेहतर तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को हमारा यह वीडियो मिल सके। ठीक है। धन्यवाद।